आज ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट इज टोटली बेस्ड इन हाउ टू स्टडी इन क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th में हम किस तरह से पढ़ें सो दैट एग्जाम में हमारे मार्क्स जो है वो मैक्सिमम आए। क्लियर है। अब बच्चे सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या है, 10th के बाद आप 11th में जा रहे हो या 11th के बाद आप 12th में जा रहे हो। तो जो 11th के बाद 12th में जा रहे हैं उन्होंने कुछ एक डिफरेंसेस देख लिए होंगे कि 10th और 11th में क्या डिफरेंस है। और जो स्टूडेंट अभी 10th क्लास से 11th में जाएंगे उनको 11th पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। तो आज की वीडियो का जो मेन एम रहेगा वो रहेगा कि आप ये गलतियां क्लास 11th में ना करें, या जो गलतियां आपने क्लास 11th में की है वो आप क्लास 12th में ना करें। क्लियर है। तो सीक्वेंस वाइज हम वन बाय वन सारे स्टेप को डिस्कस करेंगे, और जो भी बच्चे आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट्स भेज दीजिए सो दैट मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूं। क्लियर है। अब देखिए टॉपिक तो हमारा क्या है, हाउ टू स्टडी इन क्लास 11th एंड 12th। हाउ टू स्टडी इन क्लास 11th एंड 12th। बच्चे सबसे पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स लिख रहा हूँ, वो पॉइंट आपने सुने होंगे, सबसे सुने होंगे। हर कोई वो पॉइंट आपको बताता है। आज वही पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उनको हम फुलफिल कैसे करेंगे उसकी अप्रोच हमारी थोड़ी सी अलग रहेगी। सबसे पहला पॉइंट तो रहेगा, बच्चे सबसे पहला पॉइंट रहेगा सिलेबस। अब आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हो अपने क्लास 11th के अंदर, बच्चे सबसे पहले तो आपके पास उसका पूरा का पूरा सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अंदर आपके पास वहां पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दी होगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दी होगी, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज रहेगी। ठीक है। मान लीजिए आप कोई मेडिकल के स्टूडेंट हो। अब मेडिकल के स्टूडेंट के अंदर बच्चे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ना दो तरह की प्रिपरेशन करोगे। या तो आप सिंपल बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे, और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आप नीट के लिए भी प्रिपेयर करोगे। तो जो भी पर्टिकुलर चैप्टर को आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड के अंदर उसकी वेटेज कितनी है और नीट के अंदर उसकी वेटेज कितनी है। बोर्ड में कितने मार्क्स का पूछा जाता है और नीट में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। बच्चे दोनों चीजें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। तो सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए, अपने पास रखिए, कौन सा टॉपिक कवर किया है उसको अंडरलाइन कीजिए, इसकी मार्क्स वेटेज क्या है ये आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। सेकंड जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को आज तक दिक्कत आई होगी और वो इस चीज को फॉलो नहीं कर पाए होंगे, दैट इज दी, बच्चे वो है आपके पास टाइम टेबल। तो अब ये रहता है कि हम टाइम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, किस सब्जेक्ट के लिए हमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, ये सारे स्टूडेंट के मन के अंदर डाउट रहता है। अब बच्चे देखिए जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल तो बच्चे सबके लिए 24 आवर्स ही रहेंगे, है ना। सबके लिए जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, सबके लिए टाइम कितना रहेगा, 24 आवर्स रहेगा। अब इस 24 आवर्स को आपने किस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मी है। आप इसमें एक दो घंटे आगे पीछे कर सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे सोने के लिए 8 घंटे दिया 12 12 घंटे सो रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। क्लियर है। तो इसमें बच्चे हम देख रहे हैं, बच्चे 7 to 8 आवर्स की तो रहेगी आपके पास स्लीप टाइम। 7 to 8 आवर्स तो क्या रहा आपके पास स्लीप टाइम। उसके बाद बच्चे 5 to 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स जो है वो आप स्पेंड करोगे अपने स्कूल के अंदर। 5 to 6 आवर आप किसके अंदर करोगे, स्कूल के अंदर। अब बच्चे उसके बाद का टाइम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम देके अभी पास आउट हुए हैं, उनके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बच्चे उनके लिए ये 5 to 6 आवर स्कूल का टाइम
अभी वेटेज नहीं रखेगा क्योंकि अभी तक आपके स्कूल नहीं लगे हैं, है ना। तो इस टाइम के बाद आपने क्या करना है बच्चे, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है। मान लीजिए कोई मेडिकल का स्टूडेंट है या सुपर मेडिकल की हम बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या आएगा, मैथ्स आएगा, बायो आएगी, फिजिक्स, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और मैं बोल रहा हूँ कोई स्टूडेंट सुपर मेडिकल का है तो उसके बाद दोनों सब्जेक्ट होंगे, है ना। उसके बाद बच्चे और क्या रह जाता है, इंग्लिश रह जाती है, और इंग्लिश के बाद रहेगी फिजिकल एजुकेशन या आईटी, जो भी आपके, है ना, सब्जेक्ट रहेंगे। अब देखिए फिजिकल आप नहीं पढ़ते हो, फिजिकल एजुकेशन आईटी आप डेली डेली नहीं पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग के अंदर आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि हर सब्जेक्ट को आपने डेढ़ से दो घंटे बच्चे आपने हर सब्जेक्ट को देने हैं डेली। डेढ़ से दो घंटे आपने हर सब्जेक्ट को देने हैं डेली। अब आपके मन में डाउट आएगा कि चलो सर मैं डेढ़ घंटा पढ़ रहा हूं, तो उस डेढ़ घंटे के अंदर मुझे स्टडी क्या करना है, उस डेढ़ घंटे के अंदर मुझे स्टडी क्या करना है। बच्चे उन डेढ़ से दो घंटे के अंदर मान लीजिए अगर आप डेढ़ घंटा पढ़ रहे हैं, तो बच्चे उसमें से ट्राई कीजिए कि जो आपके 50 to 55 मिनट्स होंगे, जो आपके 50 to 55 मिनट्स होंगे, तो 50 to 55 मिनट्स जो है वो सारा का सारा आपका टाइम जाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में। क्योंकि बच्चे इलेवेंथ में आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अब आप में से बच्चे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी भी इस बात को सोच रहे हैं कि सर टेंथ में तो ना हमने एंड टाइम में पढ़ा था, एक मंथ में सारा सिलेबस कवर कर लिया था, एग्जाम से पिछले दिन पढ़े थे, मेरे मार्क्स अच्छे आ चुके हैं। तो बच्चे देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्लास टेंथ एंड इलेवेंथ। टेंथ एंड इलेवेंथ के अंदर बच्चे आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे जितनी साइंस आप अभी तक पढ़ते आए हो, जितनी साइंस आपने अभी तक पढ़ी है, मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेके टेंथ क्लास तक, उतना तो सिर्फ फिजिक्स की एक यूनिट होगी, उतनी आपके पास फिजिक्स की क्या होगी, एक सिंगल यूनिट होगी। ठीक है, तो आप खुद देखिए अभी तक आपने उतना नहीं पढ़ा है। और बच्चे अगर आपने कभी कोई रिसर्च या स्टडी पेपर पढ़ा होगा, तो उन पेपर्स में मेंशन किया गया है कि जितना ड्रास्टिकल सिलेबस चेंज टेंथ से इलेवेंथ में आता है, इतना किसी भी क्लास में आपको ड्रास्टिकल चेंज देखने को नहीं मिला होगा। तो ये आपके लिए एज अ आई ओपनर भी है कि आप अभी चीजों को समझ जाओ कि एंड के अंदर कुछ भी नहीं होगा। आपको अभी ही सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम जो है वो देना है। क्लियर है, तो ये रहेगा क्लियर। उसके बाद बच्चे देखिए जब भी कभी आप अब काम करते हो, अब यहाँ पे डेढ़ से दो घंटे आप यहाँ पे दे रहे हो, तो बच्चे उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोर्स वर्क कितना है, स्कूल से आपको कितना काम मिला है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या रहता है, उनको अगर हम कुछ काम दें उनका क्या रहेगा कि सर मैं स्कूल का काम कंप्लीट कर रहा है। तो बच्चे ये आपकी गलती है। आपको अगर अगर आपने मेडिकल लिया है, नॉन मेडिकल लिया है या सुपर मेडिकल लिया है, तो बच्चे आपकी चॉइस है। इसमें आप ना टीचर को, ना पेरेंट्स को, ना स्कूल को, किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे स्कूल का काम कंप्लीट करना है। तो बच्चे ये टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, आपको टाइम को खुद ही मैनेज करना है। क्लियर है। अब बच्चे मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे आपको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको उस चैप्टर के क्या करने हैं जी, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब बच्चे ट्राई करना ना शॉर्ट नोट्स आपके खुद के ही हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का रहता है सर अपने शॉर्ट नोट्स देना। तो बच्चों मुझे चीजें ऐसी लगती है, जरूरी नहीं वो आपको भी ऐसे लगेगा। हाँ, आइडिया के लिए आप रेफरेंस नोट्स ले सकते हो कि शॉर्ट नोट्स बनते किस तरह से हैं। तो जैसे अब शॉर्ट नोट्स आप बोलोगे सर टेंथ तक तो मैंने कभी बनाए नहीं, लेकिन बच्चे मैंने अभी तो डिस्कस किया कि टेंथ का सिलेबस कितना कम था, कम सिलेबस है तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो चलेगा।
लेकिन 11th 12th में सिलेबस ही इतना ज्यादा है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद जब आप उसको रिवाइज करो तो सारी की सारी चीजें जो है वो आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे आ जाता है इसके बाद प्रैक्टिस डेली। बच्चे प्रैक्टिस डेली का मतलब क्या है कि आपको डेली ही पढ़ना है ना। कई और प्रो रखते हैं सर महीने में एक दिन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर पूरा महीना कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चे इस वीडियो को संभाल कर रख लीजिए, रिजल्ट के बाद इस वीडियो को फिर से देखना। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसका सारा का सारा रिजल्ट जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, 5 प्रॉब्लम कीजिए, 10 प्रॉब्लम कीजिए, और बच्चे ये सारी चीजें ना कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में जानी चाहिए। मतलब कि आज आप 3 कर रहे हो तो मंथ के बाद भी वो नंबर 6 हो जाना चाहिए, ना कि 3 रहना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर है? उसके बाद बच्चे आता है स्टे अपडेटेड। स्टे अपडेटेड का मतलब क्या होगा? बच्चे स्टे अपडेटेड का मतलब क्या होगा? आपको पैटर्न पता होना चाहिए। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, सो दैट जैसे ही वो टॉपिक आप क्लास में करो या टीचर आपको करवाए, आपको पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम की क्या वेटेज है। ये टॉपिक हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है। अब बच्चे मान के चलिए अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, कभी भी एक दिन में 100 मार्क्स की तैयारी नहीं होती है। 1 1 मार्क को कंबाइन करके आपको उस पूरे को 100 मार्क्स तक लेकर जाना है। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, आपको नहीं पता होगा कि क्या चीजें किस तरह से पूछी जाती हैं। क्लियर है? अब बच्चे लास्ट जो टॉपिक है हमारा, जो लास्ट पॉइंट है, उसको थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इन चीजों को ना आप अपने से रिलेट करके भी देखना। तो कहीं ना कहीं इनमें से जो फॉलोइंग पॉइंट्स होंगे वो आपको कभी ना कभी लगेगा कि हाँ ये मुझे भी इफेक्ट इसका हुआ है। तो वो हमारे पास जाएगा किसके अंदर? मिस्टेक्स के अंदर। क्या क्या गलतियां हम करेंगे? ठीक है, क्या क्या गलतियां हम करेंगे या क्या क्या गलतियां होती है बच्चे क्लास 11th के अंदर, या 11th से जब आप 12th के अंदर जा रहे हो। और जो 12th में जा रहे हैं बच्चे, उन्होंने ये गलतियां जरूर की होगी, तो उनसे आप सीख सकते हो। और जो 10th से 11th में जा रहे हैं, वो पहले ही सीख जाए कि मुझे ये गलतियां जो है वो नहीं करनी है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले तो पहली गलती जो आप करते हो, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो। तो पहला चीज जो आपने करना है, बच्चे इंडिया का कोई एग्जाम दे रहे हो तो एनसीईआरटी के बिना नहीं होगा। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो आज के बाद ना आप क्लास में मेरे से पूछिए ना कमेंट सेक्शन में पूछिए कि सर क्या एनसीईआरटी पढ़नी है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी आपका सबसे पहला तो बेस रहेगा। क्लियर है? ये पहली गलती, जो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। दूसरा, बच्चे इस पॉइंट को समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड 11th, बच्चे इस पॉइंट को समझ लीजिए। क्लास 10th चले गई है बच्चे, 11th का 10th के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है बच्चे। अगर 10th की अप्रोच ही 11th में रखोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि बच्चे आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। नीट और आईआईटी जेई तो छोड़ दीजिए, आप 11th भी क्लियर नहीं कर पाओगे। देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड 11th। सिलेबस वाइडली चेंज हो जाता है बच्चे। तो जो आपके 10th में अप्रोच थी बच्चे, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 10th में कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे, तो मेरा ये नहीं है कि हाँ वो पढ़ना छोड़ दो। क्लियर है? लेकिन कुछ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कि सर मुझे मेडिकल लेना है, मुझे नॉन मेडिकल लेना है, तो बच्चे उसको लेने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको डेली प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है। अब बच्चे दूसरा क्या आ जाता है, क्लास 10th ना आप बोर्ड देकर आते हो, और जैसे आप 11th में एंटर करते हो ना, तो बोर्ड नहीं होता है। बोर्ड नहीं होता है, तो आपका जो
मेंटल प्रेशर है ना बच्चे, वो डिक्रीज कर देते हैं। आपको लगता है बोर्ड तो है नहीं, अभी तो बोर्ड दिया है ना, अभी तो बोर्ड दिया है, और 11th आपकी उसी ही इश्यू के अंदर निकल जाएगी, और आपको लगेगा अभी तो फाइनल एग्जाम आ गए, तो किस तरह से होगा। तो आ गया जी आपके पास, जो आपको लगता है कि प्रेशर नहीं है, लेकिन बच्चे प्रेशर होना पड़ेगा, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस के अंदर तो काफी डिफरेंस है, सिलेबस में ही इतना चेंज आएगा, तो बच्चे ये सोच के तो प्रेशर आना चाहिए, है ना। तो कही है कि सर नहीं, प्रेशर से ना मेरे से पढ़ा नहीं जाता, बच्चे तो वो थोड़ा स्ट्रेस लेवल आ गया, है ना। प्रेशर थोड़ा होना चाहिए, कि आपको होना चाहिए कि टारगेट बेस्ड होना चाहिए, कि आज मुझे इतना जो है सिलेबस खत्म करना है, तो ये चीजें जो है वो रहनी चाहिए। क्लियर है। अब बच्चे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप ऑब्जर्व भी करोगे, या जो 11th से 12th में गए हैं उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा बच्चे, वो आपके पास आ जाता है फ्रेंड सर्कल, वो आपके पास आ जाता है फ्रेंड सर्कल। नए नए दोस्त बनने, है ना, उनके साथ घूमना, घर पर झूठ बोलना कि मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ट्यूशन सेंटर में आप होंगे नहीं। मैं कोचिंग जा रहा हूँ, लेकिन कोचिंग तक आप पहुंचोगे नहीं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन स्कूल तक आप पहुंचोगे नहीं। क्लियर है। तो इस टाइम पे ना आपको सबसे बड़ा जो गलत लगेगा ना, वो आपको पेरेंट्स लगेंगे, टीचर्स लगेंगे, जो आपको बार बार समझाएंगे कि बच्चे ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, है ना। तो बच्चे फ्रेंड सर्कल के लिए कोई मना नहीं है कि आप मत घूमो, लेकिन बच्चे आपका टारगेट तो फिक्स होना चाहिए ना, कि मुझे आज एक दिन में इतना पढ़ना है। अगर आपने उतना कवर कर लिया है, आपको जो करना है आप करिए बच्चे, आपको जो करना है आप करिए, कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं करते हैं, फिर घूमने जाते हैं बच्चे, वो बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है। तो आप जो है कोई ऐसी स्ट्रीम लीजिए जिसमें जो है पढ़ना ना पड़े। क्लियर है इतना या नहीं क्लियर है बच्चे? जल्दी से बताइए बच्चे, किसी को कोई डाउट है इन पॉइंट्स के अंदर, है ना। तो एज सच कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, ये चीजें नहीं करनी है। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको करना है, मतलब कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मुझे डिफरेंस नहीं पता चला। सर 10th तो आसान थी। मैक्सिमम स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट को मैंने ऐसा पढ़ाया जो मुझे आगे बोलते हैं सर 10th तो सही थी, 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, 11th में पता नहीं क्या हो गया। बच्चे हुआ नहीं है, आप समझ ही नहीं पाए हो कि कितना ड्रास्टिकल सिलेबस में चेंज हुआ है। तो उन चीजों को करने के लिए बच्चे इन पैरामीटर को याद रखिए, कई बच्चे लिख लीजिए, सो दैट कभी भी फ्यूचर में अगर आप देखो कि आपने लाइफ में क्या क्या गलतियां की है, तो बच्चे ये सारे पॉइंट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए एज आई ओपनर है। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहते हो, नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहते हो, तो बच्चे ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप देखिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए। क्लियर है। अभी तक बच्चे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है। इसी के साथ ही बच्चे हम क्लास को ओवर करते हैं, ऐसी वीडियो आपके सामने लेते आएंगे, सो दैट बच्चे आप करियर के अंदर जो इस टाइम पे स्टूडेंट गलतियां करता है, वो गलतियां जो है वो ना करें। क्लियर है। क्लास को ओवर करते हैं।